नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ चुके थे। उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये सब पढ़ चुके थे। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है कूलम्ब्स लॉ इन अ मीडियम, है ना। ये क्या है, क्यों पढ़ते हैं, ये समझिए, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ इन ए मीडियम, कूलम्ब्स लॉ इन ए मीडियम, ठीक है। माध्यम में कूलम्ब का नियम, है ना। चलिए देखते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि सर अगर एक Q1 चार्ज यहाँ पे है, इससे आर्क डिस्टेंस पे Q2 चार्ज रख दिया जाए तो उनके बीच जो फोर्स लगता है वो होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, चूंकि K का वैल्यू होता है 1/4πε0, तो हम लोग क्या लिखते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग पढ़ते हैं, जहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। तो यहाँ पे जो Q1 Q2 रखा हुआ था वो वैक्यूम में रखा हुआ था, ठीक है। ये फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ते हैं ये तब पढ़ते हैं और तब लगाते हैं जब चार्जेस कहाँ पे रखे हुए हो, वैक्यूम में। अच्छा, जैसे क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, सीधे बोला जाएगा कि Q1 Q2, उसका वैल्यू दे देगा, डिस्टेंस दे देगा दोनों के बीच का, और पूछेगा कि दोनों के बीच कितना फोर्स लग रहा है, तो वो हम लोग मान के चलते हैं कि वैक्यूम में है, जब तक कि कोई मीडियम का चर्चा नहीं किया गया होता है। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो वैक्यूम का चार्ज था, वैक्यूम या फिर आप एयर बोल सकते हैं, क्योंकि एयर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो वैक्यूम और एयर में था। अब देखिए मीडियम में रखते हैं तो क्या हो जाता है वो थोड़ा सा समझिए। हुआ क्या, मीडियम में रखने से हम किसी भी मीडियम में रख दिए एयर को छोड़ के, तो क्या फर्क पड़ता है फोर्स में, वो थोड़ा सा हम लोग समझें। बाकी तो फॉर्मूला याद करना ही है, लेकिन उसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि Q1 और Q2, ठीक है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है और इन्हें हम किसी मीडियम में रख रहे हैं। मीडियम मान लो कि हम वाटर में रख रहे हैं, ठीक है। हम वाटर में रख रहे हैं तो वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस तरह से होता है। तो जैसे ही हम इसको वाटर में रखे, पानी में रखे Q1 को, तो क्या हुआ, वाटर के पास आपका पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है। नेगेटिव ऑक्सीजन है और पॉजिटिव हाइड्रोजन। और ये हम लोग मान रहे हैं कि Q1 जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। Q1 क्या है, पॉजिटिव। अभी मान लीजिए कि Q2 नहीं है, सिर्फ Q1 है, ठीक। तो क्या ये पॉजिटिव है और वाटर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, और हम जानते हैं कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज वाटर के नेगेटिव चार्ज को, यानी कि ऑक्सीजन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करके अपने पास ला लेगा इसको, ठीक है। तो इसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। तो इन्हें हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज, जो किसी दूसरे के कारण आ जाए, है ना, प्रेरित आवेश। ये हम लोग चर्चा किए भी हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन में, ठीक है। और फिर मान लीजिए यहाँ पे Q2 है, ठीक है, इसको फिर रखे मीडियम में। मान लीजिए कि Q1 नहीं है, अब सिर्फ Q2 है, तो ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होने के कारण
इसे भी क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज घेर लेगा, है ना, इसके आसपास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक, ऐसा हो। अच्छा, ये सिर्फ Q1 होता, ठीक है, सिर्फ Q1 होता तो क्या यहाँ पे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो कंटिन्यूअस होता। इसका मतलब इस साइड जितना चार्ज उस साइड भी उतना ही चार्ज। उसी तरह से सिर्फ अगर Q2 होता तो यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही होता, कंटिन्यूअस। लेकिन अब यहाँ पे चलो मान लो कि Q1 की वजह से तो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो गया। अब Q2 को जैसे ही रखें तो क्या होगा, सोचिए कि ये Q2, ये वाले इधर जो नेगेटिव चार्ज आ गए हैं उसको तो ये Q2 चूंकि ये भी पॉजिटिव है तो ये भी क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। तो क्या और जो वाटर मॉलिक्यूल में और जो नेगेटिव चार्जेस होंगे क्या इसके तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि Q2 भी पॉजिटिव है तो इधर क्या नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ जाएगा, इसके तुलना में इधर के तुलना में इधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा। वैसे ही यहाँ पे भी ये वाला Q1 क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे भी डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा नेगेटिव चार्ज का। ठीक है, तो जब Q1 Q2 दोनों प्रेजेंट है तो एक समान रूप से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज के Q1 Q2 के दोनों तरफ नहीं होगा। ठीक है, अगर सिर्फ वो अकेला Q1 या फिर Q2 है तब उसके चारों तरफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि इनके बीच का डिस्टेंस r है, ठीक है, और ये तो आपका इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज। तो अगर हम बात करें कि फोर्स ऑन, ये आप इंड्यूस्ड चार्ज लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 ओनली, सिर्फ Q1 के कारण Q2 पर फोर्स, सिर्फ Q1 के कारण, ठीक है, सिर्फ Q1 के कारण Q2 पे जो फोर्स लिखेंगे वो क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सिर्फ Q1 के कारण Q2 पे हम लोग फोर्स लिख रहे हैं, सिर्फ Q1 के कारण। मतलब ये इंड्यूस्ड चार्ज का जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, है ना। अच्छा, अब अगर लिखें फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है, इंड्यूस्ड चार्ज Q2 पर प्रेरित आवेश के कारण बल, उसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं F इंड्यूस्ड, ठीक है, F इंड्यूस्ड, F इंड्यूस्ड, ठीक है। अब चलिए ध्यान दीजिए, इंड्यूस्ड चार्ज के कारण इस Q1 के कारण जो फोर्स होगा वो किधर होगा, इधर, ये F फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अच्छा, इंड्यूस्ड चार्ज देखिए, ये नेगेटिव भी इसको इधर की तरफ खींचेगा और ये नेगेटिव भी इधर खींचेगा, क्योंकि ये नेगेटिव इधर नेगेटिव कम है और इधर नेगेटिव ज्यादा है, इसलिए नेट जो नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज का फोर्स होगा वो किधर होगा, वो इधर होगा। ठीक है, ये F इंड्यूस्ड। अगर अकेला होता, अगर यहाँ पे Q1 नहीं होता, सिर्फ Q2 होता, तो इंड्यूस्ड चार्ज जो चारों तरफ आते वो एक समान रूप से होते, तो नेट फोर्स कितना लगाते Q1 या Q2 पे, 0। क्योंकि जितना आप ध्यान से देखिए, ये चार्ज Q यहाँ पे रख दिए मीडियम में, तो इसके चारों तरफ एक समान रूप से ये घेर लिए इसको। अब सोचिए, इधर वाला चार्ज जितना फोर्स इधर लगाएगा उतना ही फोर्स इधर लग जाएगा, तो नेट फोर्स कितना होगा, 0। लेकिन इस केस में 0 नहीं होगा, क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो इधर वाला फोर्स स्ट्रांग होगा, उधर वाला फोर्स वीक होगा, इसलिए नेट फोर्स जो होगा इंड्यूस्ड चार्ज का वो किधर होगा, इस साइड। तो इंड्यूस्ड चार्ज हम लोगों ने देखा। इधर F21 मतलब सिर्फ Q1 के कारण Q2 पे जो फोर्स है वो है F21, और इस Q2 पे इंड्यूस्ड चार्ज के कारण जो फोर्स है वो है F इंड्यूस्ड। अगर हम नेट फोर्स की बात करें, ठीक है, नेट फोर्स ऑन Q2, ठीक है, नेट फोर्स ऑन Q2, तो कितना हो जाएगा बोले तो, ये
माइनस जी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या लिखेंगे F21 माइनस F इंड्यूस्ड। ठीक है, नेट फोर्स तो ये होगा। अच्छा आप बताएं, जो नेट फोर्स होगा वो घटेगा या बढ़ेगा? तो जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे घटा रहे हैं तो घटेगा ही, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट फोर्स जो होगा पहले वाले फोर्स से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो फोर्स पहले हम लोग लिखते थे, पहले जो फोर्स था वो कितना था, F क्या था, के ने लिखे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर हम वैक्यूम में रखे होते तो नेट फोर्स तो यही लगता, लेकिन अब ये फोर्स इतना नहीं हो, घट जाएगा। तो घट जाएगा तो कोई भी क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक संख्या है 10 और इसको घटाना है, तो इसमें किसी डिजिट से जो कि 1 से बड़ा है उससे इसमें गुना करेंगे या भाग करेंगे, तो भाग करेंगे। किसी भी संख्या को अगर घटाना है तो उसे क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो ये जो फोर्स था पहले, अब इतना नहीं रहेगा, अब ये एक फैक्टर से घट जाता है। इस फैक्टर को हम लोग बोलते हैं ER, और ER को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, सापेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, सापेक्षिक विद्युतशीलता। तो ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, इस F में एक संख्या से डिवाइड कर दिया, जिसको हम लोगों ने क्या बोला, एप्सिलॉन R। ठीक है, तो एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी। चलिए हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं ऊपर। तो रिलेटिव परमिटिविटी हम लोगों ने देखा, और तो अब जो हम लोग F नेट लिख रहे हैं, F नेट वो कितना हो गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो F नेट कितना है, F21 माइनस F इंड्यूस्ड। तो यहां से अगर हम F इंड्यूस्ड लिखें, क्या लिखें, F इंड्यूस्ड, तो ध्यान से देखिए, F इंड्यूस्ड को इधर ले आए, F21 माइनस ये हो जाएगा नेट फोर्स। ठीक है, हम लोग क्या लिखे हैं, अभी जो ये वाला सेंटेंस है, लास्ट वाला जो लाइन है, वो क्या है, नेट फोर्स, यानी कि F नेट बराबर क्या है, F21 माइनस F इंड्यूस्ड। F इंड्यूस्ड को इधर लाए, तो F इंड्यूस्ड बराबर, इसको उधर भेज देते हैं, F21 माइनस F नेट। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, F21 कितना है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो हम चाहे तो इंड्यूस्ड फोर्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेंगे बाद में, पहले इसको और लिख लेते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो जो हमारा किसी मीडियम में जो फोर्स आया वो कितना हुआ, F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां पे एप्सिलॉन R क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। इसी को आगे चल के हम लोग बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। तो ध्यान से देखिए, F इतना हो गया। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में, तो क्या होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R वेक्टर का मॉड का Q इंटू R वेक्टर। हम लोग पढ़ चुके हैं वेक्टर फॉर्म, बस यहाँ पे एप्सिलॉन R से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ
इन मीडियम, तो कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम ये, ठीक है। और ध्यान दीजिए ठीक है, तो जो फोर्स है वो नेट फोर्स वैक्यूम के रेस्पेक्ट में किसी मीडियम में घट जाता है, ठीक है। और एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक। तो अब रिलेटिव परमिटिविटी का थोड़ा सा हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी, समझिए, फिर लिख लेंगे, कोई खास बात नहीं है, परमिटिविटी, ठीक है। आई रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, ध्यान से देखिए, ये जो फोर्स है, ठीक है, वैक्यूम में जो फोर्स था वो फोर्स एक फैक्टर से घट गया। सोचिए, अगर वैक्यूम में फोर्स, ये वाला फोर्स क्या है वैक्यूम में, इसमें कौन सी से डिवाइड कर दे रहे हैं, एप्सिलॉन आर से, यानी कि अगर हम चाहें तो वैक्यूम का जो फोर्स है एफ नॉट लिखें तो बाई क्या कर लेंगे, एप्सिलॉन आर, तो एफ बराबर क्या है, एफ नॉट बाई एप्सिलॉन आर। ये एफ नॉट क्या है, फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन वैक्यूम, और ये एफ क्या है, फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम। तो ध्यान से देखिए कि क्या इस ई आर एप्सिलॉन आर से ही तो भाग कर रहे हैं वैक्यूम के फोर्स में, तो ये मीडियम में फोर्स आ जा रहा है। तो हम लोग कैसे डिफिनेशन दे सकते हैं कि अगर दो चार्ज को किसी मीडियम में रखते हैं तो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में जिस फैक्टर से फोर्स घट जाए उसी फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। किसी भी मीडियम में, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे 100 न्यूटन फोर्स लग रहा था वैक्यूम में, अगर दो चार्ज को वैक्यूम में रखे थे तो कितना फोर्स लग रहा था, 100 न्यूटन। मान लीजिए कि अगर उसी दो चार्ज को किसी एक मीडियम में लेकर रख दिए और फोर्स हो गया 50 न्यूटन, यानी कितना घट गया, दो फैक्टर से, कितना से, 2 से, यानी कि 100 में 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50। इसका मतलब दो वो फैक्टर है, दो जिससे वो घट रहा है, तो उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो अगर हम डिफिनेशन कैसे देंगे कि दो चार्ज को अगर किसी मीडियम में रखे तो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में जिस फैक्टर से फोर्स घट जाए उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। तो आप लिख लीजिए कि इफ वी प्लेस two charges in a medium from vacuum या air, then the force between them decreases by a factor. This factor is known as relative permittivity of the medium, ठीक है। हिंदी क्या हो जाएगा, यदि हम दो आवेशों को निर्वात या वायु से किसी माध्यम में रखते हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स किसी एक गुणांक से घट जाता है, इसी गुणांक को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, सापेक्षिक विद्युतशीलता। या फिर और किस तरह से डिफिनेशन दे सकते हैं, सिंपल वर्ड में देखिए, इस तरह से भी किताब में लिखा हुआ मिल जाता है। क्योंकि जो F है मीडियम में जो फोर्स है वो कितना है, F नॉट बाई एप्सिलॉन आर। तो यहां से अगर एप्सिलॉन आर को इधर ले जाए, F को इधर ले जाए, तो एप्सिलॉन आर कितना हो जाएगा, F नॉट बाई F। तो इस तरह से भी डिफिनेशन दे सकते हैं कि दो चार्ज के बीच में
लगने वाला फोर्स वैक्यूम में और दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स मीडियम में जो होगा उसके अनुपात को, उसके रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे, एप्सिलॉन आर कहेंगे, है ना। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम और एयर to the force in given medium is known as relative permittivity of the गिवन मीडियम। ठीक है, अच्छा रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट पे थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये फोर्स है तो इसका यूनिट न्यूटन और इसका भी यूनिट न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आउट, कोई यूनिट नहीं होगा, है ना। तो आप ये भी लिख लीजिएगा कि एप्सिलॉन आर यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ना तो इसके पास यूनिट होगा ना ही इसके पास डायमेंशन होगा। अच्छा, ये वेक्टर होगा कि स्केलर होगा, तो चूंकि ये तो एक सिर्फ नंबर है तो ये क्या होगा, स्केलर होगा। तो आप ये लिख लीजिएगा कि रिलेटिव परमिटिविटी इज ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस स्केलर क्वांटिटी, है ना। सापेक्षिक विद्युतशीलता एक मात्रकहीन एवं विमाहीन अदिश राशि। ठीक है, तो इसे स्क्रीन पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम। तो मीडियम में जो फोर्स होगा वो घटेगा हमेशा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो बढ़ेगा। मीडियम में जब भी फोर्स लगेगा वो वैक्यूम की तुलना में कम ही लगेगा। और वैक्यूम में और मीडियम में फोर्स के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन आर। अच्छा, इसको, इस एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर को हम लोग एक और नाम दे देते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, तो ये भी लिख लीजिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट का मतलब होता है निरपेक्ष, ठीक है, निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, क्या लिखेंगे, निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम के सापेक्षिक विद्युतशीलता के अनुपात को निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं, है ना। इसे नोट कीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि आपको एक सवाल कोई पूछे कि दो पेंडुलम था, ठीक है, इस तरह से, और ये दोनों पे चार्ज था और ये एंगल थीटा, ठीक है, दोनों के बीच का, दोनों इक्विलिब्रियम में। अब इस पूरे सिस्टम को किसी मीडियम में लेके रख दें, ठीक है, अगर किसी मीडियम में लेके रख दें तो क्या होगा, इसका ये जो एंगल है थीटा वो घटेगा या बढ़ेगा। आप स्क्रीन पॉज करके थोड़ा सा सोचिए, फिर मैं बता रहा हूं। देखिए, जब वैक्यूम में था तो इधर लग रहा था एफ और एफ, नीचे क्या लग रहा था mg, इधर भी क्या लग रहा था mg। जब आप लेके किसी मीडियम में रखें तो क्या होगा, mg तो लग ही रहा है और ये f क्या होगा, घट जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग पढ़े कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम, तो उस हिसाब से क्या होगा, ये मीडियम में इसका फोर्स क्या होगा, ये वाला फोर्स घटेगा। और जब ये फोर्स घटेगा तो यही फोर्स तो है जो दोनों को क्या करके रखा है, सेपरेट करके रखा है। तो अब ये क्या होगा, थोड़ा सा पास आ जाएंगे। तो जब पास आ जाएंगे तो ये थीटा है वो घटेगा कि बढ़ेगा, थीटा घट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, आपको दे दिया जाएगा
कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू दे दिया जाएगा और सवाल पूछ लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि जिस तरह से हम लोग कूलम्ब्स लॉ का सवाल करते थे, दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालते थे, उसी तरह निकालेंगे, बस रिलेटिव परमिटिविटी या फिर आपको बोलेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कुछ भी दे दे, जो फोर्स निकालते थे उसमें उससे डिवाइड कर देंगे। हमारा फॉर्मूला वही रहेगा। बस हम लोग जो फोर्स निकालते थे क्या लिखते थे, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये कहाँ पे, वैक्यूम में। जैसे मीडियम में बोलेगा तो कुछ नहीं करेंगे, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसमें गुना कर देंगे एप्सिलॉन आर से। ठीक है, तो ये कौन सी में हो जाएगा, मीडियम में। ठीक, तो इसमें हम सवाल करवा नहीं रहे हैं, सवाल आपको दे दिया जाएगा, ग्रुप में डाल दिया जाएगा, वहां से आप सवाल करेंगे। बस कुछ नहीं करना है, एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर देना है फोर्स में, है ना। तो ये है आपका कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम। तो कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड हमने सारे चीज पढ़ लिए। अब कूलम्ब्स लॉ समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या होता है समझिए। जैसे मान लीजिए कि अर्थ जो है, ये हम लोग देख सकते हैं आसानी से कि अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपने तरफ खींचता है, यानी कि इस पे एक फोर्स लगाता है। जैसे अगर हम चौक को छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, अर्थ इसको खींच रहा है अपने तरफ। क्या अर्थ इसको पकड़ के खींच रहा है, टच करके खींच रहा है? नहीं। अर्थ क्या किया, यहाँ पे एक फील्ड क्रिएट कर दिया, यहाँ पे एक फील्ड सेटअप कर दिया है, जिस फील्ड के कारण ये इस चौक पे एक फोर्स लगा और ये चौक अर्थ की तरफ खिंचाया। और इस फील्ड को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। आप लोग ग्रेविटेशन में पढ़ चुके हैं, है ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है कि किसी भी मास के आसपास का, किसी भी मास के आसपास का एक ऐसा फील्ड जिसमें दूसरा मास जाए तो उस पे एक फोर्स लगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है दो मासेज के बीच में, वो डायरेक्ट एक मास दूसरे मास पे नहीं लगाता है, ये लगाता है थ्रू द फील्ड, फील्ड के द्वारा फोर्स लगाता है। उसी तरह एक चार्ज जो दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, Q1 Q2, ये तो दूर रखे हुए थे तो भी इस पे फोर्स लगता है ना। Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है, पकड़ के नहीं लगाता, ये दूर से ही फोर्स लगा लेता है। तो ये जो फोर्स लगता है, तो हुआ क्या, Q1 एक फील्ड सेटअप कर दिया, ठीक है, अपने आसपास एक फील्ड सेटअप कर दिया, जिस फील्ड में दूसरा चार्ज जैसे ही गया उस पर एक फोर्स लगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक चार्ज के आसपास का जो फील्ड होता है, चार्ज के आसपास का जो क्षेत्र होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही कोई दूसरा चार्ज जाता है तो उस पर क्या हो जाता है, फोर्स लगता है। तो सारे चार्जेस के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे पे फोर्स लगाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग डेफिनेशन कैसे देंगे कि द फील्ड अराउंड ए चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, किसी चार्ज के आसपास का वह क्षेत्र, किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश, दूसरा चार्ज एक बल का अनुभूति करे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिख लीजिए डेफिनेशन कि द फील्ड अराउंड ए चार्ज in which another charge experiences a force is known as electric field।
ठीक है, क्या लिखे तो लिखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ गिवन चार्ज, गिवन चार्ज। ठीक है, किसी आवेश के चारों तरफ वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश एक बल का अनुभूति करे उसे हम दिए गए आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, मान लीजिए कि कोई क्यू चार्ज यहाँ पे है, दूसरा चार्ज मान लीजिए कि क्यू नॉट चार्ज हम रख रहे हैं, यहाँ पे इसको अलग अलग पोजीशन पे रखें, यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, यहाँ, तो हर जगह फोर्स सेम लगेगा कि अलग अलग लगेगा? तो ये हम जानते हैं कि फोर्स का वैल्यू होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो जैसे ही यहाँ पे रखे तो यहाँ पे आर का वैल्यू कुछ और है, यहाँ आर का वैल्यू कुछ और है, यहाँ आर का वैल्यू कुछ और है, तो आर का वैल्यू चेंज हो रहा है तो फोर्स भी चेंज हो रहा है। अच्छा, जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते हैं क्या फोर्स घटते जाता है? तो हाँ बिल्कुल, चार्ज से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं क्या होता है, फोर्स घटते जाता है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे घटते जाएगा। तो कहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चीज को मेजर करने के लिए हम लोग एक और टर्म डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये बताएगा कि किसी भी चार्ज से कितनी दूरी पे उसका इंटेंसिटी कितना है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, या फिर इसको भी डायरेक्ट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे हम लोग डिनोट करते हैं ई से। ठीक है, अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखे तो ई वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है समझिए। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई चार्ज है Q, ठीक, और एक दूसरा चार्ज मान लीजिए कि यहाँ पे Q नॉट है, ये R डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, इस Q नॉट को हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, परीक्षण आवेश। और ये बहुत छोटा होता है ना, ये पॉजिटिव लेते हैं, ये भी लिख लीजिए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, धनात्मक परीक्षण आवेश, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अच्छा, टेस्ट चार्ज जो होता है इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो बहुत छोटा होता है। मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इसके यानी कि परिमाण वेरी स्मॉल। अब स्मॉल क्यों, पहले देखिए इसका नाम क्या है, टेस्ट चार्ज। इसका मतलब इसका तो यूज हम लोग टेस्ट करने के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो टेस्ट करने के लिए ले रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड इसलिए कम रखा जाता है, बहुत कम रखा जाता है कि इसका जो फील्ड है उस फील्ड को ये डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें रियलिटी में तो ये आर्बिट्रेरी होता है, ऐसा टेस्ट चार्ज नाम का कोई चीज होता नहीं है, ये हम लोग मानते हैं, है ना, कैलकुलेशन करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए। ठीक है, तो चूंकि अगर आपसे कोई पूछेगा कि टेस्ट चार्ज छोटा क्यों लेते हैं, तो टेस्ट चार्ज छोटा इसलिए लेते हैं ताकि वो जो आपका प्राइमरी चार्ज है उसके फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। यानी कि अगर ये बड़ा चार्ज होगा तो इसका भी कुछ सिग्निफिकेंट फील्ड यहाँ पे होगा, तो ये इसके फील्ड को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो इसलिए हम क्यू नॉट जो लेते हैं, टेस्ट चार्ज जो लेते हैं वो स्मॉल लेते हैं, है ना। अगर हम बात करें कि फोर्स ऑन क्यू नॉट, अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव है, अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस पे क्यू नॉट पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, एफ क्यू नॉट ड्यू टू क्यू। अगर हम लिखे एफ क्यू नॉट ड्यू टू क्यू, इसको सीधे हम एफ ही लिख रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा बोलिए, के क्यू वन क्यू टू, क्यू वन की जगह पे क्यू और क्यू टू जो है वो क्यू नॉट है बाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू नॉट पे जो फोर्स लगा वो कितना हुआ, के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ये क्या है, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू। ठीक है, क्यू के कारण क्यू नॉट पर बल। अच्छा, अगर हम बोले फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, फोर्स
फोर्स ऑन यूनिट चार्ज ड्यू टू क्यू। ठीक है, क्यू के द्वारा इकाई आवेश पर बल वो कितना होगा सर? अब ध्यान से देखिए कि क्यू नॉट पे जो लग रहा है वो कितना लग रहा है? एफ। यूनिट चार्ज का मतलब होता है 1, है ना? तो क्यू नॉट पे जो फोर्स लगा वो तो एफ है। अगर यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगा वो कितना होगा? एफ बाई क्यू नॉट। एफ बाई क्यू नॉट, तो ये क्या हो जाएगा? एफ बाई क्यू नॉट, एफ बाई क्यू नॉट। और इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी भी चार्ज के द्वारा यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या सारे पॉइंट पे सेम होगा? नहीं, वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा। क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई को अगर हम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? तो हम लोग क्या लिखेंगे? एफ का वैल्यू, एफ कितना है? के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर बाई क्यू नॉट करेंगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट शहीद हो जाएगा। तो क्या बचेगा? ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इस क्यू नॉट पे डिपेंड कर रहा है क्या? क्यू नॉट कितना है? तो नहीं, इसमें कहां कहीं क्यू नॉट आ रहा है, सीधे के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? ये पेरेंट चार्ज पे डिपेंड करता है, जिसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, सिर्फ उसी पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन लिख चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिफिनेशन लिखना है। आप चाहे तो पहले इसको इतना नोट कर लीजिए स्क्रीन पॉज करके, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिफिनेशन लिखते हैं और उस पर और चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफिनेशन चलिए लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? द फोर्स अप्लाइड ऑन एन यूनिट चार्ज by a given charge at a given point is called electric field intensity of the given charge at that point। ठीक है, the force applied on an unit charge by a given charge at a given point is called electric field intensity of the given charge at that point। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे कि किसी दिए गए आवेश के द्वारा दिए गए बिंदु पर इकाई आवेश पर लगने वाला बल दिए गए आवेश का उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाता है। नोट कीजिए इसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग देखिए यूनिट चार्ज पे फोर्स है। तो अब क्या करना है भाई? जैसे मान लीजिए कि कुछ है क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या करेंगे भाई? आर डिस्टेंस है तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि 1 कूलम चार्ज है और फोर्स निकाल लेंगे। कैसे?
जैसे मान लीजिए कि फोर्स तो हम जानते हैं कि Q1Q2/r², और ये है सीधे KQ/r²। तो वैसे अगर आपको मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ज्यादा फील नहीं आता है, फोर्स आप अच्छी तरह से जानते हैं कि K Q1Q2/r², तो अच्छी बात है, Q1 हमको पता है और Q2 को हम कितना मान लेंगे 1, ठीक है। तो वैसे करके निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि 2 कूलम चार्ज है, ये वाला चार्ज 2 कूलम है, यहाँ पे बोला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे 2K × 2 इंटू यहाँ पे कितना है 1/, जो भी है यार, ठीक है। तो जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोलेगा उस पॉइंट पे हम कितना चार्ज मान लेंगे 1 कूलम और कर लेंगे, या फिर डायरेक्ट हम लोग KQ/r²। अच्छा, अब बात आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है कि स्केलर है, इस बात पे आ जाइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप सोचिए क्या बोल रहे हैं कि ये फोर्स ऑन यूनिट चार्ज है, यानी कि 1 कूलम चार्ज पे लगने वाला फोर्स। तो ये तो है तो यार फोर्स ही, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या है, वेक्टर है। तो आप इसे लिखेंगे कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अच्छा, दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख रहे हैं, फोर्स बाई Q0, यही लिख रहे हैं। तो फोर्स का यूनिट होता है क्या चीज, न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड में आइए। ग्रेविटेशनल फील्ड वैसे ही क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास F/m, ये तो एक्सेलरेशन होता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, है ना, वही है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ही क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए खैर, अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। अच्छा, डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो डायमेंशन चलिए, फोर्स है तो फोर्स का हम जानते हैं mL/T-2, तो फोर्स का, और Q चार्ज है, चार्ज का क्या होता है, तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो mL/T⁻², पहले से एक और जाएगा -3 और ये ऊपर जाएगा -1, ठीक है। ये डायमेंशन। तो हम लोग जान गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम, डायमेंशन mL/T⁻³ a⁻⁻1, ठीक है। तो स्क्रीन पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए। आइए, और हम लोगों ने जितने सवाल कूलम्स लॉ में करे थे फोर्स के, उतने हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए, अच्छा एक और टॉपिक पहले पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, आपकी किताब में टॉपिक है, वैसे आप ये खुद से भी कर सकते थे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, हिंदी हो जाएगा आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। आइए, तो चलिए, Q चार्ज है और यहाँ R डिस्टेंस पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड R डिस्टेंस पे हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे बोलिए, तो यहाँ पे जाएंगे तो E बराबर, हमने क्या बोला कि 1 कूलम चार्ज मानिए और लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे, K Q इंटू यहाँ पे कितना 1, क्योंकि फोर्स क्या जानते हैं KQ1Q2/r², तो Q2 को इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना मानना है 1, तो मान लीजिए 1, तो K Q यहाँ पे कितना 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाई r² हो गया। अगर E लिखना है वेक्टर के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, K Q R वेक्टर का मॉड Q इंटू R वेक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये हम लोगों ने लिखा। अच्छा, यहाँ वहां पे जो हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़े थे,
ठीक है, तो यहाँ पे भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होगा। कैसे, देखिए सुपर पोजीशन प्रिंसिपल अध्यारोपण करती हूँ। कैसे भाई, आइए मान लीजिए कि ये Q1 है, Q2 है, Q3 है, बहुत सारे हैं यहाँ पे Qn है ना, और बोला जा रहा है कि इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए। आइए Q1 के कारण इधर E1 बोल देते हैं, Q2 के कारण इधर E2 बोल देते हैं, Q3 के कारण इधर E3 बोल देते हैं, और Qn के कारण इधर En। तो बोलिए तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट पे लिखेंगे वो कितना होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 En। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में कि किसी भी पॉइंट पे बहुत सारे चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सारे चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वेक्टर सम कर लेंगे। ये हम लोग फोर्स पे पढ़े हैं, दोबारा लिखवाने वाले नहीं। चलिए आप लोग खुद से लिख लें और देखें। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताइए एक स्क्वायर है, चार्ज Q है, Q है, Q है, Q है, साइड A है, A है, A है, A है, और बोला कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, बिना कॉपी पेन चलाए आंसर बोलिए। कितना होगा, 0। कैसे 0 बोलिए तो, इसके कारण, इस वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ठीक है, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, ठीक है, इस तरह से। तो ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको करेगा, ये सबको एक दूसरे को कैंसिल करेगा, कितना हो जाएगा, 0। अच्छा मान लीजिए एक इसी में ऐसे रखते Q Q Q माइनस Q। अब बोलो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यार E, इधर E, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल किया, लेकिन इसके कारण इधर और इसके कारण भी इधर, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा निकाल लेंगे। यार तो ये तो सेम फोर्स की तरह ही आ रहा है जी, बिल्कुल फोर्स की तरह ही आएगा। तो फोर्स वाले में कूलम्ब्स लॉ में जितने भी सवाल करे थे हमने वो सीरीज वाला किए थे, याद कीजिए, ऐसे रख के 1 मीटर पे, 2 मीटर पे, 3 मीटर पे, इस तरह से करके रखते थे। यहाँ पे जो चार्ज हम लोग Q रखते थे वो चार्ज आप यहाँ पे नहीं रखेंगे और सवाल सारे रिपीट करेंगे। आप जैसे यहाँ पे चार्ज रख के हम फोर्स पूछ लेते थे, तो जिस पॉइंट पे चार्ज रखते थे उस पॉइंट पे चार्ज नहीं रखना है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। यानी कि जिस चार्ज पे हम लोग फोर्स निकालते थे उस चार्ज पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और वहां पे चार्ज नहीं हो, है ना। जैसे सीरीज यहाँ पे चार्ज रखते थे वो नहीं रखेंगे। जैसे मान लीजिए इस तरह से हम लोग बनाते थे, लो बोलते थे ना यहाँ पे Q चार्ज है और बताइए इस पे फोर्स कितना होगा, तो Q नहीं रखेंगे यहाँ पे, बस इसको एम्प्टी छोड़ देंगे, 7 पे रख के यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेंगे, है ना, ऐसे कर लेंगे। अच्छा ऐसा वाला भी किए थे हम लोग, स्क्वायर पिरामिड, क्यों ऐसे, इस पे भी करेंगे। हाँ तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे फोर्स पूछे थे, यहाँ पे फोर्स नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेंगे और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा वहां पे चार्ज नहीं रखेंगे तो 1 कूलम रखेंगे, ठीक है। तो बाकी जो भी सवाल हमने वहां पे करा था वो सारे के सारे सवाल यहाँ पे करेंगे, आप खुद से करेंगे सारे सवाल ईमानदारी पूर्वक। जो डाउट होगा वो मेरे से पूछिएगा, लेकिन ईमानदारी से सारे सवाल सॉल्व करने। ऐसे याद कीजिए एक रॉड वाला सवाल हम करवाए थे, ऐसे एक रॉड था जिसका चार्ज डेंसिटी था लैम्डा कूलम पर मीटर और यहाँ पे एक Q चार्ज रख के फोर्स पूछे थे, ये Q नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सबको करना है, आप खुद से करिए, हो जाएगा।
कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए, अच्छा डायरेक्शन की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो ध्यान रखिए, इसके बारे में आप लिख लीजिएगा कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो आप इस बात को लिख लेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें आप क्या लिखेंगे कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए उस पॉइंट पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं और उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, क्यू नॉट, और ये क्या है, पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव के कारण इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा, इसी डायरेक्शन में। क्लियर? मान लीजिए नेगेटिव क्यू है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इस पे, इधर, तो इधर फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा, इधर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। अच्छा, फोर्स, एक और टॉपिक लिख लीजिए, फोर्स ऑन ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र में एक आवेश पर बल। तो देखिए हम लोग E बराबर क्या लिख रहे हैं, F बाई क्यू नॉट, बाई क्यू नॉट, E बराबर F बाई क्यू नॉट, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसलिए दोनों पे वेक्टर लगा दे तो कोई बुराई नहीं है। तो यहां से हमको फोर्स अगर लिखना हो तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू E, क्यू नॉट इंटू। ठीक है, ये भी फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इसका यूज करेंगे हम कई बार। तो फोर्स बराबर क्यू नॉट इंटू, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि बोले कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे 5 इंटू 10 टू द पावर कुछ 3 न्यूटन पर कूलम है ना, और बोले कि इसमें हम 4 कूलम का चार्ज रख रहे हैं, तो बोले इस चार्ज कूलम पे फोर्स कितना होगा, कर लोगे, क्या लिखेंगे, F बराबर क्यू नॉट इंटू ई, तो क्या होगा, क्यू नॉट कितना, 4 इंटू 5 इंटू 10 का पावर 3, 4 5 20 गुना 10 का पावर 3 न्यूटन। लो ये आंसर। तो कूलम्स लॉ पे जितने सवाल हमने करे थे, वहां पे फिर से बोल रहा हूं आपको कि जिस भी पॉइंट पे आपको फोर्स निकालने के लिए बोल रहा था, उस पॉइंट पे आप कितना चार्ज रखेंगे, 1 कूलम, और निकालेंगे वैसे फोर्स ही, जैसे वहां पे किए थे वैसे यहाँ पे भी करेंगे। घड़ी वाला सवाल किए थे उसको भी करेंगे। तो सारे के सारे सवाल आप रिपीट करेंगे, खुद से करेंगे ईमानदारी पूर्वक। जो डाउट होगा वो मेरे से पूछेंगे, और कल हम लोग इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड का अच्छा सवाल करेंगे, क्योंकि अभी कुछ आगे तक जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, 2-3 क्लास क्या अभी पढ़ेंगे। उसके बाद में गॉस लॉ पढ़ेंगे, उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे ध्यान रखें, अच्छे से देखें। इसमें जो डाउट आए वो मेरे से पूछिए। और आपसे कुछ और बात करनी थी, जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं कि बाहर से लोग गांव में आ रहे हैं, और क्या पता कोई उसमें पॉजिटिव हो, ये हमें पता नहीं है। तो काइंडली वो लोग अगर आके घर में छुप रहे हैं तो आप उन्हें सजेस्ट करें कि वो क्वारंटाइन सेंटर में जाएं, उन लोगों से दूरी बना कर रखें। और चूंकि जिस रफ्तार से अभी कोरोना बढ़ रहा है, तो हम सबका दायित्व तो बन जाता है कि खुद तो बचें ही और दूसरे को अवेयर करें, लोगों को सचेत करें, समझाएं, दूरी बनाए रखें। जितने भी गाइडलाइंस सरकार बताए हैं उसको फॉलो करें। ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।